हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर हेयर। आप सबको याद होगा, कुछ तो 2-3 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था एक मासूम बच्चे का जो अपनी माँ के आंचल से खेल रहा है। और मुजफ्फरपुर के किसी बिहार के किसी रेलवे स्टेशन का था, जहाँ उसकी माँ मर चुकी है और वो 2.5 साल का 3 साल का बच्चा, उसे नहीं मालूम कि वो माँ मर गई है उसकी। वो अपनी माँ से खेल रहा है, उसको लग रहा है माँ मेरी सो रही है। और ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये इट वाज नेचुरल डेथ हुई थी। और वो औरत जो जिसकी डेथ हुई थी, जिसका ये बच्चा था, वो लेडी बेचारी गुर्बत की मारी पत्थर वगैरह तोड़ती थी। और उन्होंने ही कई दिन की भूखी थी, डिहाइड्रेशन से उसकी डेथ हो गई। और वो कहीं जा रही थी, क्या हुआ था, और वो बच्चा मासूम 3-4 साल का वो खेल रहा है, और उससे बड़ा वाला भाई भी उसके साथ था। लेकिन इस वीडियो ने इंसानियत पर इतने सारे सवाल उठाए थे, इतने सारे सवाल उठाए थे कि जिनके जवाब देना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने ये देखा, हमने ये एक्सपीरियंस किया कि उन सवालों के जवाब हमें कहीं से भी नहीं मिले। कुछ एनजीओ सामने आई जो चाहती थी कि उन बच्चों की हेल्प की जाए, लेकिन वो बात भी सिर्फ एक न्यूज़ बनकर रह गई, और उसमें किसी ने आगे आन के उन बच्चों की कोई हेल्प नहीं की। अब उनके जो नाना थे बच्चों के, वो दोनों बच्चों को ले गए। ज़ाहिर है बेटी तो ख़त्म हो चुकी थी, मगर नाना भी उसी गुर्बत और उसी अफलास का शिकार, वो नहीं पाल सकते हैं 2 बच्चों को। तो क्या किया जाए? कुछ एनजीओज़, कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो चाहते थे, जिन्होंने अनाउंस किया था और ये न्यूज़ बनी थी कि दे आर टेकिंग देम विद देयर एनजीओज़, और वो बच्चों को हेल्प करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। पर ये सारे सवाल, ये सारी न्यूज़ बस सिर्फ न्यूज़ बनकर रह गई, सारी खबरें। और कोई भी वक्त पर आगे नहीं आया। वो बच्चे अपने नाना के साथ मज़ीद गुर्बत का शिकार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जिस दिन इंसानियत ख़त्म होगी उस दिन ये दुनिया ख़त्म होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में, हमारे हमारे लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी इंसानियत का भरम रखे हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब की अहलिया सलमा अंसारी साहबा ने उन बच्चों को न सिर्फ अडॉप्ट किया, बल्कि उनकी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी ली। ज़िंदगी भर से मेरी मुराद है कि उन्होंने उन बच्चों की उस वक्त तक जिम्मेदारी ली है जब तक वो उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करके उनके पैरों पर ना खड़ा कर दें। और ये बहुत बड़ी बात है, ये ज़िंदगी भर से भी ज़्यादा की हेल्प होगी उनकी, क्योंकि जो बच्चे कल वो बनकर खड़े होंगे वही बताएंगे कि इस कम्युनिटी में उन्हें कैसे मूव करना है, कैसे अपनी शनाख्त बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, और अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और इसमें सबसे बड़ी हेल्प अल्लाह के बाद सलमा अंसारी साहिबा की होगी। हमें खुशी है कि सलमा आपा आज हमारे साथ हैं। सलमा आपा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ और हमें उन बच्चों के बारे में बताएं, और बहुत खुशी है कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफ़ात को एक तरफ रख कर उन बच्चों को न सिर्फ अडॉप्ट किया, बल्कि उसके साथ साथ वो हमें टाइम दे रही हैं कि उनके बारे में बात कर सकें। तो बिफोर हम सलमा आपा को इस शो में वेलकम करें, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये और बताऊँ आपको कि सलमा आपा ने उन दोनों भाइयों की जिम्मेदारी ली है। जो बड़ा शायद 5-6 साल का है और छोटा शायद 2.5-3 साल का है। तो उन्होंने किया ये है कि बड़े बच्चे को वो अपने साथ लेकर आ गई हैं, और छोटे बच्चे को
जो 2.5-3 साल का है, अभी बहुत छोटा है, वो अभी नाना के पास है, लेकिन वो तकरीबन मंथली खर्च उस बच्चे का भेजेंगी जब तक वो बच्चा स्कूल जाने के काबिल हो जाए। जब वो स्कूल जाने के काबिल हो जाएगा तो वो सलमापा उसको भी अलीगढ़ ले आएंगी और दोनों भाई साथ रहकर पलेंगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। तो लेट्स वेलकम सलमापा। सलमापा, thank you for giving us time and welcome to BGC. थैंक यू। सलमापा, मैं आपको अलीगढ़ की वजह से, अलीगढ़ के कनेक्शन की वजह से आपको आपा कह रही हूँ। आप बताइए कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट 4,500 बच्चों को अपने साथ रखना, पालना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, ये इतना बड़े प्रोजेक्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हुआ, आप हमें बताएं प्लीज। एक्चुअली अलीगढ़ में तो मैं पढ़ी हूँ, तुमको मालूम है, और फिर हामिद वाइस चांसलर होके अलीगढ़ गए, और मैं फॉरेन सर्विस से, हामिद थे फॉरेन सर्विस में, तो फॉरेन सर्विस में पता नहीं चलता कि हिंदुस्तान की असली हालत क्या है जी। हम आते थे, शॉपिंग करते थे, चले जाते थे, फिर ये कहते थे इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, और खुद को भी यकीन हो जाता था कि हाँ वाकई इंडिया इज शाइनिंग, वी कांट सी थिंग्स। जब थोड़े देर वक्त के लिए आओ ना तो आपको सही पिक्चर मालूम होती नहीं है। सही। जब मैं अलीगढ़ वाइस चांसलर की बीवी होके गई, तो अलीगढ़ में जब मैं थी तो वहां पे प्रेसिडेंट थी वुमेन्स कॉलेज की, तब 2 चीजों की परमिशन मैंने ली थी उनसे, प्रिंसिपल से। उसमें एक ये था कि लड़कियों के लिए स्विमिंग होनी चाहिए, और ये दूसरा ये कि राइडिंग क्लब लड़कियों के लिए खोलना चाहिए। तो उससे मुझे फायदा मिला। मैंने कहा राइडिंग सीखती हूँ, कुछ करने को तो था नहीं ज्यादा जी। तो राइडिंग सीखने से ये हुआ कि मैं घोड़े के उस पे सवारी के जरिए से ऐसी ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ मैंने कभी नहीं थी। इतनी सख्त गुर्बत, जैसे हॉरर स्टोरी होती है ना कोई, जी, जी, जी। ऐसे जैसे कीचड़ में लोग बैठे काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इट वॉज लाइक, एंड देन एक दिन सुबह को हमारी बहुत अर्ली राइडिंग हुआ करती थी फजर के वक्त, तो उसमें जा रही थी तो मैंने देखा एक वो सेप्टिक टैंक में गंदे पानी को बैठ के एक बच्चा पी रहा था। तो वो सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में ऐसा मारा है कि मैं आई वांटेड टू वॉमिट। But then I came home and मुझे इतनी सख्त तकलीफ थी, उसके बाद मैंने कहा अब नहीं जाऊंगी राइडिंग के लिए। तो वो द कोच वो मुझसे कहने लगा कि सभी लोग ये कहते हैं कि जरा सी उनको कोई वैसी चीज नजर आ जाती है तो सब मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं कि अच्छा साहब हम तो नहीं देखेंगे इसको, कुछ करना है तो करिए। तो उसकी बात मुझे बहुत सही लगी, तो मैंने कहा इसको क्या कर सकते हैं। तो सोच के बहुत दिमाग वो करके गई, स्लम्स में गई, लोगों से मिली, और फिर ये हुआ कि एजुकेशन इज द की। अगर इनको एजुकेशन दी जाएगी तो ये अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, अपना काम कुछ कर सकेंगे। तो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल का मैंने वो किया, और बच्चे आने शुरू हुए। आज 4,500 बच्चे हैं, और हम एक ऑर्फनेज चला रहे हैं जिसमें 49 बच्चे हैं, और उसमें ऐसे बच्चे हैं जो लिंचिंग के केसेस के शिकार हैं, जिसमें बाप को उनके सामने लिंच किया गया था, और ऐसे हैं जो जैसे हिंदू बच्चों को, जहाँ जो बनारस के हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, उनको माँ बाप को घसीट घसीट के मारा गया था, आग में जलाया गया था, उस तरह के बच्चे भी हैं। और अब ये अरमान जो नया बच्चा है, इसकी तो वो दर्दनाक वो मंजर वो मुझसे भुला नहीं मैं पा रही थी। तो मैंने ये सोचा कि क्या करें भाई, इसके लिए कुछ तो करना है। फिर पता चला कि शाहरुख खान इसको गोद में ले रहे हैं, तो मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा। हम तो इतना नहीं कर पाएंगे जितना शाहरुख खान इसके लिए कर पाएंगे। सही।
फिर किसी और की भी खबर आई, 2-3 ऐसी खबरें आई, मगर 4 महीने इसमें गुजर गए और किसी ने कुछ करके नहीं दिया जी। तो मेरे पास जब ये खबर आई तो असल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज की एक ब्रांच है जो वहाँ है, उस गांव में है, कटर में। उन्होंने मुझसे कहा कि आप, हमने सुना था कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल हूँ। तो उन्होंने सारी मुझे नंबर दिए, पता दिया, नाना नानी का से मिलाया, उनसे बात करवाई, चचा से बात करवाई। तो ये बच्चा, हमने कहा हम इन दोनों बच्चों को ले लेंगे। 4.5 साल का जो बच्चा है उसको तो अभी ले लिया है, जो 2 साल का बच्चा है वो अभी छोटा है तो नानी के पास छोड़ दिया है। मगर हमने ये जिम्मेदारी उस वक्त तक ली है जब तक कि ये अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं रजिया, वो हमारी आंगन के में खेलने वाले हीरे हैं जी। इतने ज़हीन बच्चे हैं, बाद में तुम्हें बता नहीं सकती। अगर तुमको मैं उनको वीडियोस भेजूं और उन्होंने कितना अचीव किया है तो तुम हैरान रह जाओगी, क्योंकि ये बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से भी नीचे वाले बच्चे हैं। और ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में न लाइट है, न रहने का साधन ठीक है, वो पुरानी वो हैं, झोपड़ियां हैं जिसमें पानी भर जाता है। मगर इन बच्चों में इतनी लगन है पढ़ने की और इतना शौक है कि हमने इनका को उंगली पकड़ाई, ये आगे भागने लगे। इन्हीं बच्चों में हमारा वो जो है इंग्लिश है हमारी इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये मुझसे लोग कहते थे कि हिंदी तो पढ़ नहीं सकते, ये क्या इंग्लिश क्या पढ़ेंगे। अब हम उन्हीं बच्चों को देखिए क्या फर्राटे की इंग्लिश बोलते हैं, डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं और इनाम लेके आते हैं। वंडरफुल। तो बात ये नहीं है कि अगर बच्चा किसी बादशाह के यहाँ पैदा होता है तो ज़हीन होता है, या किसी शहजादे का होता है तो उसे नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जिस बच्चे में लगन होती है आगे निकलने की, और वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी बच्चे में हो सकती है, उसकी आप कोई किसी तरह से। अब ये भी है, जो बच्चा आया है हमारे पास अरमान, ये इसको 2 हफ्ते हुए हैं, मगर इसे कंप्यूटर का बहुत शौक हो गया है। कंप्यूटर पे बैठ के ABCD करता रहता है। इन बच्चों को असल में किसी किस्म का वो नहीं मिलता, कोई they never get a chance कि अपनी जिंदगी को कुछ कर सके। एब्सोल्युटली। अगर उसको अच्छे मौके मिले, अच्छे चांसेस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि महल में रहने वाला, जैसा आपने कहा कि वही बच्चा, बाज़ बच्चे जो महलों में रहते हैं वो इतने काबिल नहीं होते जो ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुंच जाते हैं। तो नहीं, आपका काम मुझे इतना, जब हम लोग अभी शेयर माई किचन कर रहे थे तब शीबा गई थी वहाँ चाचा नेहरू में ऑर्फनेज में, और तब उन्होंने आन के मुझे बताया था, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि इतने सारे बच्चों को एक साथ लेने का ख्वाब तो मैंने भी देखा था, लेकिन हिम्मत मैं भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं अपने मुल्क से बहुत दूर हूँ और वहाँ मेरे पास कोई, मतलब ऐसा नहीं है, आप मतलब कोई भाई या कुछ ऐसा हो जो टेक केयर कर ले, मम्मी के बस की नहीं है, और बाकी सारी बहनें अपने घरों में हैं। तो लेकिन आपके साथ जुड़ना और आपके किसी काम भी आना मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी इंशाल्लाह। तो अभी आपका क्या प्लान है बच्चों को लेकर? मतलब मैंने सुना था शायद आप कुछ उनके लिए हॉस्टल वगैरह बना रहे हैं, कुछ हो रहा है? अब देखिए, हमारे प्लान्स तो कई हैं जी। एक्सक्यूज मी। प्लान्स तो मेरे सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लान है वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का है। अच्छा। देखो रजिया, बात ये है कि ये सब बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर तो बन नहीं पाएंगे जी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हमको लाइफ स्किल्स सिखानी है ऐसी कि जिसपे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो एक खास पॉइंट पे आके लाइक मैंने ये देखा है कि 8th क्लास के बाद हम अगर बाइफरकेट कर दें ऐसे बच्चे जो
पढ़ने में ज्यादा बहुत अच्छे हैं, उनको आगे बढ़ने दें, और जो उसके ऐसे बच्चे हैं जो और चीजों में ज्यादा अच्छे हैं, जैसे क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं और चीजों में, तो उनको ट्रेनिंग दें उसकी, जैसे एयर कंडीशनर रिपेयर है, कार रिपेयर है, करेक्ट फ्रिज है, इस किस्म की चीजों की, कि जैसे वो निकल के 1 साल में वो उसकी ट्रेनिंग लेके निकल के खुद कमा सके। अब देखिए हिंदुस्तान में नौकरियां तो रही नहीं है जी। आप ये समझें कि हम एमए करके या बीए करके हमको नौकरी मिल जाएगी, वो तो इट्स आल्सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो बच्चों को ऐसी स्किल सिखानी है, कारपेंटरी है, प्लम्बर है, इन किस्म की चीजें सिखानी है जो वो इस्तेमाल कर सके और अपनी जिंदगी बना सके। सबसे बड़ा मेरा वो जो है ड्रीम है वो यही है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ाई तो होती रहे, ये चाचा नेहरू मदरसा चाचा नेहरू में पढ़ाई ऐसी होती रहे, मगर वो इंस्टीट्यूट जो है वो इनको लाइफ स्किल्स सिखाए। वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी के लिए सपोर्ट हो जाएगी कि बच्चे फिर इधर उधर नहीं भागेंगे नौकरी के लिए। आपका इरादा अलीगढ़ में ही खोलने का है या दिल्ली वगैरह में कहीं? नहीं, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। तो लड़कियां कितनी हैं आपके पास इस वक्त? हमारी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ। रजिया, तुमको अंदाजा नहीं है दैट हमारे यहाँ की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4,500 बच्चों में फर्स्ट आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सब लड़कियां हैं। वाह। और जो लड़की फर्स्ट आती है उसको हम वो चलाते हैं, लोग उनको इनाम देते हैं। तो पहली जो सारे स्कूल में फर्स्ट आती है उसको मिलता है 12,000। वाह। और अब तक किसी लड़के को नहीं मिला है। Really? लड़कियां बेचारी मेहनत कर लेती हैं, इसमें कोई लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हैं। अच्छा। अनम एक हमारे यहाँ की लड़की है जो गोल्ड मेडलिस्ट है यूपी की। अच्छा। उसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। वाह। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़ा हुआ था उसके साथ। वो अपने क्लासेस में आती थी तो जरा देर हो जाती थी मार्शल आर्ट्स की क्लासेस में, तो वो साइकिल पे जाती थी वापस। तो एक लड़का उसको फॉलो करता था, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन किया। एक दिन उसने कहा कि मेरी जान कभी आ जाओ मेरे पास। वो फौरन उतर के उसने उसको गले से पकड़ लिया। सही किया। और इतना मारा वेरी नाइस। वो कहने लगा, हाँ तुम अपने बाजार में खड़ी हो इसलिए मुझे मार रही हो, मेरे बाजार में आके देखना। वो घर गई। हाँ। उसने माँ का हाथ पकड़ा और उस लड़के के घर गई। वो बैठा, वो टीवी देख रहा था। उसे गर्दन वो गरेबान से पकड़ के बाहर लाई, बाहर ला के मारा। अनम जो है वो I would love to meet her and take interview of her. Please. उसकी माँ, 6 बहनें हैं, उसकी माँ खाना पकाती है। तो वो भागी में मेरे पास आई। अरे ये क्या हो गया मैडम, वो तो मैंने कहा I'm so happy. I am so happy. She is just like me. She is just like me. तो वो नहीं, आई एम सो हैप्पी कि लड़कियों में इतनी एक कॉन्फिडेंट आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लड़की को खुद खड़े होना चाहिए, नो डाउट। देखो हर साल 7-8 बच्चे हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाते हैं। उनका 2 तरह का वो होता है, स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन मैथ्स एंड इंग्लिश, एंड दे आर डूइंग सो वेल। 10 साल में हमारे कितने बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल से और वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हमारी जिस पहली लड़की गई थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, तो वहां तो फ्रॉक पहनी थी, और तो उसके बाद मेरे पास आए, कहने लगे अब क्या करें। मैंने कहा एक काम कीजिए, जब वो घर से निकलती है तो उसको अबाया पहना दीजिए, वो स्कूल जाके उसको तारीफ देगी। तो इस तरह वो आजकल ऐसा नहीं है। 10-12 साल में
माहौल काफी बदल गया है, अभी चेंज हो रहा है जी। अभी चेंज हो गया है। और क्योंकि जब पहली दफा मैं गई थी उसमें स्लम्स में, मैंने कहा था लड़कियों को भेजिए भाई, आप क्यों नहीं लड़कियों को भेजते? नहीं साहब वो हम नहीं भेजना चाहते ये ब्लड। तो मैंने कहा आखिर क्यों नहीं भेजना चाहते? तो कहने लगे कि हम अगर ये बच्चों को आप क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाएंगे? मैंने कहा हाँ पढ़ाई लिखाएंगे, ये जब लिखना सीख जाएंगी तो अपने यार को खत लिखेंगे। क्या है यार, 70 साल पुरानी बात कर रहे हो। रजिया अब खड़ी हो जाओ कमर बांध के अच्छी तरह, इंशाल्लाह। और इस उस पे लड़ो कि औरतें जो हैं वो ही इस जमाने को संभाल सकती हैं और इसको आगे बढ़ा सकती हैं। नहीं तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम है। पर मैं करूंगी इंशाल्लाह सलमा पा, और मैं आपसे भी कनेक्शन में रहूंगी, और मैं आपके लिए अगर कुछ भी कर पाई, अब प्लीज आपके पास मेरा नंबर है, आप जस्ट गिव मी अ कॉल एनी टाइम कि रजिया मुझे करके दो, और आई विल बी देयर फॉर यू। और आप बस मुझे याद रखिए दुआओं में। और जरूर रखूंगी, बहुत अच्छा काम कर रही हो, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एंड कीप इट अप एंड डोंट एवर गिव अप। जो लोग आगे कुछ काम करते हैं बढ़ के, उन्हीं को मुश्किलात आती, और अल्लाह उन्हीं का साथ देता है। कोई भी अगर वो होता है, मुश्किल आती है, तो वो टेस्ट ऑफ योर फेथ। हैव फेथ इन गॉड एंड नथिंग विल गो रॉन्ग। ओके जी अच्छा, थैंक यू सो मच। और सर को मेरा सलाम कहिएगा, उनसे भी किसी वक्त इंशाल्लाह बात करूंगी मैं। जरूर जरूर जरूर। वालेकुम। ठीक है रजिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।